सो गाइस, अगर कभी आपने AEW को ट्यून इन किया होगा तो आपने विल ऑस्प्री का नाम तो पक्का सुना होगा। तो समवेयर इन 2024 उनका कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर होने ही वाला है न्यू जापान रेसलिंग से। एंड अब का हाल बस यही है कि मैं आपको इससे ज्यादा ये बता सकता हूँ कि देखो, जो बाउंड फॉर ग्लोरी था ना पेपर व्यू, वहाँ पे उन्होंने माइक बिली के साथ फाइट करी और उनको हरा भी दिया। सो अब असली सवाल तो ये है, असली मुद्दा ये है कि सारे ही प्रमोशन अब उन्हें साइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जिनमें से AEW एंड WWE का नाम सबसे ऊपर है और TNA भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। WWE ने पहले से ही ऑस्प्रे को अपने साथ लेने का प्लान बना रखा है। अब लेट्स सी, ये तो ऑस्प्रे पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अप टू हिम। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब मान लो कि आपके घर कोई रेसलिंग का न्यूज़पेपर आया और उसमें CM पंक की रिटर्न की बात ना हो तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ भी अब कुछ ऐसा ही हो गया। देखो, CM पंक की रिटर्न की बात एक बार फिर से मार्केट में आ गई, लेकिन किसी और दुनिया से। तो हुआ कुछ यूं कि हम सब जानते कि CM पंक उसी सेम स्टेट पर थे जहाँ पर TNA का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू होना था। भले ही CM पंक ने वहाँ आने का कोई इरादा नहीं बनाया था, लेकिन अगले दिन न्यूज तो सबको ही मिली थी ना। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, क्योंकि TNA अब दोबारा से रीब्रांड हो रहा है, ओल्ड स्कूल जा रहा है, तो उन्हें CM पंक चाहिए। अगर आप लोग जानते होंगे तो CM पंक ने WWE से पहले TNA में ट्राई आउट दिया था। तो TNA दोबारा से रेलेवेंट होने के लिए CM पंक जैसा बड़ा नाम ढूंढ रही है। इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो कैसे भी करके CM पंक को अपने प्रोग्रामिंग के लिए साइन कर ले, ताकि वो आगे TNA को लीड कर सके बड़े इवेंट पर जाने के लिए। बट लेट्स सी आगे होता क्या है यार। वैसे अगर TNA एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने वाला है ना, तो उन्हें एक नॉस्टैल्जिक बड़ा स्टार भी चाहिए, जिनमें से CM पंक नाम होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। वैसे तो वो AJ स्टाइल और समूहा जो को भी देख सकते हैं, पर लेट्स सी वो तो आने से रहे या फिर आ जाएंगे, हु नोस। बाकी देखते हैं CM पंक के पैसे वो दे पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। नेक्स्ट, ड्रू मैकिंटायर के रिटर्न के चक्कर में, उनके हील होने के चक्कर में हम एक चीज तो भूल ही गए यार कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है, उसी स्टेट में पड़ा हुआ है। बात आगे बढ़ी ही नहीं WWE और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। अब यार ये सुनो, ड्रू मैकिंटायर ने जो नंबर्स WWE को दिए थे, WWE उस पर माने ही नहीं। ऑब्वियसली ये नंबरों का मतलब पैसा ही है कि इतने पैसे ड्रू मैकिंटायर ने मांगे होंगे और WWE ने उन्हें नहीं दिए। एंड WWE एंड ड्रू मैकिंटायर एक बीच का रास्ता ही नहीं निकाल पा रहे। एंड ड्रू मैकिंटायर आगे कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन रेसलमेनिया 40 तक तो WWE एंड ड्रू मैकिंटायर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ काम करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर 6 महीने के बाद भी ड्रू मैकिंटायर और WWE किसी रास्ते पर नहीं गई, तो आई एम अफ्रेड कि ड्रू मैकिंटायर अब किसी और प्रमोशन की तरफ जाते दिख सकते हैं, क्योंकि पूरा साल होने वाला है यार इस चीज को, और कॉन्ट्रैक्ट वैसे का वैसे ही रिज्यूम पड़ा हुआ है। तो अगर अभी तक बात नहीं हुई तो आगे भी चीजें और सीरियस होती जाएंगी। अब देखते हैं कि कैसी चीजें रहेंगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक बड़े स्टार है, तो मैं नहीं चाहता कि वो WWE से चले जाए, खुद WWE भी ऐसा नहीं चाहेगी। लेकिन अगर पैसों का मैटर है तो यार कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। इसके बाद अब मैट हार्डी ने भी फाइनली विंस मैकमैन के लिए अपना मुंह खोल ही दिया है, जब उनसे पूछा गया कि देखो, विंस को डेली प्रमोशन से हटाकर ट्रिपल एच को पूरा क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया गया, तो इसमें आपका क्या कहना है। तो मैट हार्डी ने सीधा सीधा देखो ये कह दिया कि यार देखो, आई डू नॉट नो कि मैं आपको किस लैंग्वेज में समझाऊं, बट विंस का जो कंट्रीब्यूशन है ना रेसलिंग को देकर, उसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। ही इज द ग्रेटेस्ट रेसलिंग प्रमोटर ऑफ ऑल टाइम। उनके जैसा ना तो कोई था और ना तो आगे कभी आएगा। बस एक चीज जो चेंज हो गई ना, वो है वक्त। विंस का टाइम जा चुका था। अब कंपनी को कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो जवान हो, फास्ट हो और दूर का सोच सके। दैट्स व्हाई ये हैंड चेंज होना जरूरी भी था। बट स्टिल मेरी नजरों में विंस की जगह कोई नहीं ले सकता, पीरियड। यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैट हार्डी इतना ज्यादा प्यार करते हैं विंस को। मुझे तो लगता था कि वो इनकी बेइज्जती करेंगे कि अच्छा हुआ ट्रिपल एच आ गए, लेकिन उन्होंने तो विंस की तारीफ के पुल ही बांध दिए। खैर यार देखो, चीजें तो होती हैं, और ये बात मैं भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैट हार्डी ने बिल्कुल सही कहा, और आप भी मानोगे यार, अगर विंस नहीं होते ना तो ये सब होता ही नहीं। #रिस्पेक्ट विंस मैकमैन। इन दी एंड ये अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ तो प्राकृतिक मजाक होते रहते हैं। देखो कुछ ऐसा हो गया, आपने नोटिस किया कि सऊदी अरेबिया की शो में जैसे ही होना होता है ना, कोडी रोड्स हमेशा इंजर्ड हो जाते हैं। सो लास्ट टाइम जब नाइट ऑफ चैंपियन सऊदी अरेबिया में होना था, तो उनका हाथ इंजर्ड हो गया था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। एंड अब जब फिर से क्राउन जूल सऊदी अरेबिया में होने वाला है, तो इस बार उनका पैर इंजर्ड हो गया। कभी हाथ तो कभी पैर। तो आप सब पूछ रहे थे कि यार वो जो इंजरी उन्हें हुई वो रियल है या फेक है। तो यार एक बात जान लो, ये सब स्टोरी लाइन का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू कोडी एंड क्राउन जूल्स, और ये ऑफिशियल जो रिपोर्ट चल रही है ना, ये उसी को लेकर चल रही है। तो आप चिल मार सकते हो। कोडी रोड्स अभी भी पूरी तरीके से ऑफिशियल हो रखे क्राउन जूल्स के लिए, वो वहां पर कम्पीट भी करेंगे एट एनी कॉस्ट। उसके बाद एक न्यूज और सुनो। देखो यार, रॉ के एंड होने के बाद कोडी रोड ने एक मस्त सी चीज कर दी यार। देखो, कोई टी-शर्ट साइन करता है, कोई पजामा साइन करता है, और चलो कोई रिस्ट बैंड ही साइन कर देता है, लेकिन कोडी ने तो पूरा का पूरा टेबल साइन करके फैन को दे दिया। इट वाज सो फनी लेकिन अडोरेबल यार। देखो, क्योंकि कोडी रोड्स को ना सब बहुत प्यार करते हैं, एंड कोडी रोड्स हमेशा वापस देने की आदत हो गई है उनकी, तो यार वो कुछ भी गिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत खूबसूरत है।
कोई बात नहीं यार, चलता है, छोटा हो या बड़ा हो गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। #respect कोडी रोड्स। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, कोडी रोड्स को टेबल साइन करना चाहिए या फिर एक फैन साइन कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।